बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, हम चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डाउन सेल। स्टूडेंट्स, डाउन सेल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यू की शक्ल में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से, गौर से समझिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट के लिए आप कमर्शियल प्रेपरेशन का लफ्ज यूज कर देते हैं ना, तो याद रखिएगा कि कमर्शियल का लफ्ज यूज ही उस वक्त होता है जब आप कोई चीज बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मिकदार में प्रिपेयर करने लगें, तो फिर आप उसके लिए टर्म यूज करते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल। स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम, अब थोड़ी सी बात अगर मैं आपके साथ करूं कि सोडियम क्या है। स्टूडेंट, जो वर्ड सोडियम है ये लैटिन वर्ड नेट्रियम से डिराइव किया गया है। स्टूडेंट्स, जो सोडियम है दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर हेम्फ्री डेवी इन 1807। स्टूडेंट्स, जो सोडियम है दैट इज सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल। स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं इस सोडियम की प्रेपरेशन की, तो वो कहां से है? बाय डाउन सेल। स्टूडेंट्स, डाउन सेल की भी थोड़ी सी अगर आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो डाउन सेल वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन केमिकल इंजीनियर जेम्स क्लॉडी डाउन्स इन 1922। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे इस हेडिंग में मौजूद 3 टर्म्स को डिस्कस कर दिया। मैंने आपको बता दिया कमर्शियल का लफ्ज क्यों यूज किया, फिर मैंने सोडियम की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखी और फिर मैंने बताया कि ये डाउन सेल कहां से इसका नाम रखा गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को डिटेल के साथ। स्टूडेंट, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। दिस सेल इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। तो मैंने पहले भी आपसे बात कही, क्योंकि सोडियम बल्क क्वांटिटी में प्रिपेयर की जाती है, इस वजह से हम नाम क्या रख देते हैं? कमर्शियल। स्टूडेंट, आपके जहन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या सर सोडियम फ्री स्टेट में मौजूद नहीं? क्या सोडियम को हम फ्री स्टेट में माइन से, मिनरल से माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। तो सोडियम में भी उनमें से एक है, यानी सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से फ्री स्टेट में सोडियम एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सोडियम इज द 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिनरल्स। तो हम क्या करते हैं, इसके मिनरल से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और पर्टिकुलरली जब मैं डाउन सेल की बात करता हूं तो डाउन सेल में हम जो मिनरल इसका यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, दैट इज सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट, सोडियम, सर ये बात तो ठीक हो गई कि चूंकि ये फ्री स्टेट में नहीं है इस वजह से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सर आखिर हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है? यानी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, कि आखिर सोडियम को एक्सट्रैक्ट करके हमें क्या फायदा होता है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर 27 एलिमेंट्स फॉर इस प्रॉपर ग्रोथ। जो जानदार हैं उनको अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए 27 एलिमेंट्स चाहिए। इन 27 एलिमेंट्स में से 15 एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और इन 15 में से जो मेजर मेटल हमारी लिविंग सिस्टम को चाहिए उनमें शामिल है पोटासियम, उनमें शामिल है सोडियम, उनमें शामिल है मैग्नीशियम और उनमें शामिल है कैल्शियम। यानी बात यह करने का मकसद था कि हमें जो अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी मेटल चाहिए, कौन सी? सोडियम। स्टूडेंट, दूसरा इसका जो बड़ा यूज है, सोडियम इज यूज्ड इन टूथपेस्ट। आप अक्सर औकात टीवी एड्स में देखते हैं कि जी फलां टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड मौजूद है। तो स्टूडेंट, जो वो फ्लोराइड है वो किसकी शक्ल में मौजूद होता है? सोडियम फ्लोराइड। स्टूडेंट, जो तीसरा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ सिर्फ चंद एक रखना चाह रहा हूं कि जो तीसरा इसका यूज है दैट इज सोडियम वेपर लैंप्स। यानी जो लैंप्स हैं ये
उनके बनाने में भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। और स्टूडेंट ये जो सोडियम के लैंप होते हैं ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं धुंध फोग के सीजन के दौरान। स्टूडेंट इसी तरह सोडियम को यूज किया जाता है इन डेंटल सर्जरी। डेंटल जो सर्जरी है, डेंटल जो हाइजीन है, इनमें सोडियम का इस्तेमाल क्या है, बहुत ज्यादा। इसी वजह से हम इसको कमर्शियल स्केल में क्या करते हैं, प्रिपेयर। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताऊं कि वर्ल्ड वाइड जो सोडियम की प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम 60,000 टन्स टू 80,000 टन्स, यानी इतनी ह्यूज क्वांटिटी में सोडियम को वर्ल्ड वाइड एनुअली क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके चंद एक यूजेस मैंने आपके सामने रखे। तो बहरहाल हम आज के इस टॉपिक में जो डिटेल से सोडियम को एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे दैट इज बाय यूजिंग डाउन्स सेल। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। प्रिंसिपल यानी किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है उसको। मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट लफ्ज आ गया इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट हिंट दूं ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। One is called anode, which is connected to the positive terminal of the battery, and anode is positively charged. And the other electrode is cathode, which is connected with the negative terminal of the battery and is negatively charged. और स्टूडेंट इन इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया होता है किस में, इलेक्ट्रोलाइट में। और यहां पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं दैट इज फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है ऑफ फ्यूज्ड NaCl। स्टूडेंट फ्यूज से क्या मुराद है, पिघली हुई। और स्टूडेंट मैं आपको ना आज एक बात क्लियर कर दूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूज्ड एंड मोल्टन। फ्यूज्ड और मोल्टन में फर्क होता है, याद रखिएगा ये बात। बहरहाल हमने यहां पे जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वो फ्यूज्ड NaCl। अब कैसे करनी है जी, सिंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सी, विच इज वेरी लार्ज। कहता है सम कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड टू परमिट का वैसे मतलब होता है इजाजत देना, द फर्नेस यानी भट्टी टू ऑपरेट एट अबाउट 600 डिग्री सी। स्टूडेंट इन सेंटेंस में मैंने आपसे क्या कहने की कोशिश की, मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की कि जो सोडियम क्लोराइड है दैट हैज लार्ज, दैट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सी। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उस सोडियम क्लोराइड का चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो हम उस सोडियम क्लोराइड में ऐड कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट याद रखिएगा यहां पे जो कैल्शियम क्लोराइड है दैट एक्ट्स एज फ्लक्स। स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम क्लोराइड है दैट एक्ट्स एज फ्लक्स, ये फ्लक्स के तौर पे काम करता है। अब सर आपका ज़हन में आ रहा है सर स्टूडेंट्स के सर फ्लक्स क्या चीज है। स्टूडेंट याद रखिएगा फ्लक्स एक ऐसी सब्सटेंस है, सब्सटेंस which lowers melting point, जो किसी दूसरी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देती है, लोअर। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट कि आप कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हम क्या करते हैं, जब कैल्शियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो हीट करने से कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है मेल्ट। अब जैसे स्टूडेंट ये मेल्ट होता है हम इसमें ऐड कर देते हैं सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है, और इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सी से कम होकर स्टूडेंट जस्ट कितना रह जाता है, 600 डिग्री सी। स्टूडेंट यहां पे एक और बात अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि नो डाउट हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है NaCl की, तो जो कैल्शियम क्लोराइड है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है। यहां पे जो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की रेशियो रखी जाती है, स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि जो रेशियो रखी जाती है, जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज यूज्ड 40%, यानी ये जो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सर बनाया जाता है इसमें सोडियम क्लोराइड 40% होती है और जो कैल्शियम क्लोराइड है दैट इज 60%। और स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई वी यूज कैल्शियम क्लोराइड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल। तो सिंपल जवाब क्या बनेगा
टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। और स्टूडेंट फिर इससे हमें फायदा क्या होगा वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो स्टूडेंट अब आ जाइए इस डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, यानी कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, कौन कौन से पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले है यहां पे एनोड। स्टूडेंट आप सबको पता है कि जो एनोड है यहां पे क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन, एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट होता क्या है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैंने भी आपसे इसका जिक्र भी किया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, द लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, यानी एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, एट द सेंटर इज द एनोड। यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल डाउन सेल आप यूज कर रहे हैं इसके सेंटर में ग्रेफाइट का बना एक ब्लॉक है जिस किसके तौर पर काम करता है, एनोड के तौर पर। अबव विच देयर इज अ डूम। स्टूडेंट डूम से वैसे मुराद होता है गुंबद, फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, जो कि इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट अगर मैं आपको ना मैं इसका थोड़ा सा 3D व्यू देने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक आयरन बॉक्स है दैट इज लाइन, तरतीब दिया जाता है, दैट इज लाइन विद फायर ब्रिक्स, यानी एक बॉक्स है जो आयरन का बना हुआ है और इस बॉक्स में हमने तरतीब दे दी है, जोड़ दी है क्या, आयरन ब्रिक्स। स्टूडेंट ये जो आयरन ब्रिक्स हैं, सॉरी ये जो फायर ब्रिक्स हैं, दीज आर द ब्रिक्स विच कैन टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर। यानी सबसे पहले डाउन सेल में हमने एक आयरन का बॉक्स बनाया, उस आयरन के बॉक्स में हमने जोड़ दी फायर ब्रिक्स, और फायर ब्रिक्स इस वजह से जोड़ी ताकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी क्या कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में मैंने ग्रेफाइट का क्या रख दिया, एनोड। इस एनोड के ऊपर एक डोम हम लोगों ने बनाई है। अब देख सकते हैं ये डोम जिसे आप गुंबद भी कहते हैं, इस डोम के जरिए से क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिलीज होगी, हम उस रिलीज गैस को इस डोम के जरिए से सेल से क्या कर देंगे, बाहर रिमूव करवा देंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं इसी चीज को आपको डायग्राम जो कि हमारी बुक पे बनी है उस तरह से दिखाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से हो। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक 3D व्यू में बताया कि यहां पे ये जो है ये चीज दैट इज आयरन बॉक्स, ये आयरन का बना एक बॉक्स है और इसको हमने क्या किया है, लाइन, तरतीब दिया है, लाइन विथ फायर ब्रिक्स, यानी ऐसी ईंटें लगा दी हैं जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकती हैं, बर्दाश्त। स्टूडेंट यहां पे ये वो इनलेट है जिसके जरिए से हम इसके अंदर भेजते हैं क्या चीज, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। और स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बताऊं कि इन प्लेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, यानी इसकी जगह यानी कैल्शियम क्लोराइड की जगह आप यूज कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड एंड पोटासियम फ्लोराइड। बहरहाल हमने यहां पे क्या यूज किया, कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट ये हमारे पास यहां पर ये जो दरमियान में बिल्कुल सेंटर में पड़ा है दैट इज एनोड। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एनोड है। और मैंने अभी आपसे बात की कि ये एनोड बना हुआ है किसका, ग्रेफाइट का। चूंकि ये एनोड है तो इसके ऊपर चार्ज है कौन सा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया एनोड। अब जरा देखते हैं कैथोड। कैथोड पे आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। Students, the cathode is a circular bar of copper or iron। यानी जो कैथोड है ये कॉपर का भी बना हो सकता है और आयरन का भी। आयरन which surrounds the anode but is separated from it by an iron screen। स्क्रीन का मतलब है सेपरेट कर देना। which is terminated, खत्म होती है in a gas। स्टूडेंट गास से मुराद है जाली। अब जरा गौर कीजिएगा,
अगर मैं आपको अगेन इसका 3D व्यू देने की कोशिश करूं तो मैंने आपको बता चुका कि ये आयरन बॉक्स है, मैं आपको बता चुका ये एनोड है। अब अगर मैं कैथोड की बात करता हूं ना तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो कैथोड है दैट इज सर्कुलर इन शेप, यानी इसने क्या किया है, इसने एनोड को सराउंड किया। चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो ये एक कॉर्नर से शुरू होता हुआ दूसरे कॉर्नर पर जाता है, इसने सराउंड कर लिया सर्कुलर फॉर्म होने की वजह से। एक बात स्टूडेंट, ये जो एनोड और कैथोड है मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। किसके जरिए से? एक स्टील गाज लगा के, एक जाली के जरिए से मैंने इन्हें क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ताकि इनका डायरेक्ट आपस में कोई कांटेक्ट ना हो सके। स्टूडेंट ये जो बात मैंने अभी आपको दिखाई, अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम समझाने की कोशिश करूं तो बात कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास ये जो है ये यानी कैथोड जो है ये यहां से स्टार्ट हुआ, मैंने आपको अभी व्यू दिया, सर्कुलर फॉर्म जो इसने एनोड को घेरा हुआ है, और यहां पे आकर स्टूडेंट ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये एनोड कैथोड यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आकर खत्म हो गया सर्कुलर फॉर्म में, और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या मौजूद है, एनोड। स्टूडेंट मैंने इस एनोड, ये हमारे पास कैथोड है, यानी मैं चलिए लिख देता हूं, दिस वन इज कैथोड एंड दैट इज मेड अप ऑफ आप क्या, मैंने भी आपको बताया, कॉपर और आयरन, ये सर्कुलर फॉर्म में। स्टूडेंट मैंने यहां पे इस एनोड और कैथोड को सेपरेट किया, किसके जरिए से, ये दैट इज कॉल्ड गाज। ये किसकी बनी है, स्टील गाज। अब स्टूडेंट ये स्टील गाज लगाने का क्या मकसद है, मैंने जैसे पहले कहा कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता, इसका एक और हमें बेनिफिट है, वो क्या है, दिस अरेंजमेंट, कौन सी अरेंजमेंट, एनोड और कैथोड की सेपरेशन बाय द स्टील गाज, दिस अरेंजमेंट परमिट्स में ना इजाजत देती है, क्या, किस चीज की इजाजत देती है, द इलेक्ट्रिक करंट, to pass freely। ये इलेक्ट्रिक करंट को इजाजत देती है कि ये फ्रीली क्या कर सके, पास कर सके। एक बात स्टूडेंट, दूसरा इस अरेंजमेंट का क्या फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि ये जो अरेंजमेंट है रोकती है, प्रिवेंट्स फ्री मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है। प्रिवेंट्स फ्री मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आफ्टर दे सेट फ्री एट इलेक्ट्रोड्स। यानी स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन से आपको एक और बात पता चल गई जो बहरहाल अभी हमने एक्सप्लेन करनी थी। वो बात क्या पता चली कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें एनोड और कैथोड पे हासिल होती है सोडियम और क्लोरीन गैस। अब एनोड और कैथोड पे हमें क्लोरीन गैस हासिल होती है, कैथोड पे हमें सोडियम गैस हासिल होती है। स्टूडेंट हमने इस एनोड और कैथोड को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, किसके जरिए से, इस वायर गाज के जरिए से। अब जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो चूंकि एनोड और कैथोड के दरमियान में ये गाज आ चुकी, इसका मतलब है कि जब एनोड पे क्लोरीन बन जाएगा, कैथोड पे सोडियम बन जाएगा, तो इन दोनों का आपस में दोबारा कांटेक्ट नहीं होगा, और जब आपस में दोबारा कांटेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है इनका आपस में रिएक्शन ना होने की वजह से दोबारा से हमें NaCl प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि एनोड पर क्लोरीन सेपरेट खारिज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और कैथोड पर सोडियम सेपरेट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर दिया इनकी अरेंजमेंट। अब इससे एक और बेनिफिट भी क्या है, सोडियम मेटल राइजेस इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट फ्रॉम विच इट इज टेकन आउट एट इंटरवल्स। यानी जब आप एनोड और कैथोड को सेपरेट कर देंगे तो जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा तो जो सोडियम है एक सेपरेट कंपार्टमेंट के जरिए से अपवर्ड राइज करेगी। क्यों राइज करेगी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सोडियम है इसकी डेंसिटी क्या है, कम, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड राइज करेगी और इसको हम सेपरेट कंपार्टमेंट से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोडक्ट्स कौन सी बनती हैं, यानी सेल प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, द सेल प्रोड्यूसेस, सेल क्या प्रोड्यूस करता है, सेल प्रोड्यूसेस
ड्राई क्लोरीन गैस। एक तो ये इसकी मेजर प्रोडक्ट है, और स्टूडेंट दूसरा सेल प्रोड्यूसेस 99% प्योर सोडियम। स्टूडेंट्स ये तो थी सेल प्रोडक्ट्स। अब ये रिएक्शन कैसे होता है जरा गौर कीजिएगा। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट आयोनाइजेस। आयोनाइजेस से मुराद है अपने आयंस में टूटता है। कैसे? यानी ये NaCl है, जिसे आपने हीट किया, CaCl2 की मौजूदगी में ये मेल्ट हुआ और ये अपने आयंस में टूटता है। किस किस में? Na+ और Cl नेगेटिव। अब स्टूडेंट क्या होगा कि यहां पे ये जो Cl- बना है दैट मूव्स टुवर्ड्स एनोड while sodium ion moves towards cathode। अब जैसे ये Cl एनोड की तरफ जाएगा, हमने पढ़ा कि एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट होगा क्या कि ये जो एक क्लोराइड आयन है ये अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या चीज बन जाती है? एक इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट दूं ना बुक सेट के, तो होता क्या है? बिल्कुल पहले स्टेप में क्या होता है कि एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट अब ये जो क्लोरीन है, इसी तरह जैसे ये एक क्लोराइड आया, इसी तरह एक और क्लोराइड आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिल्कुल इसी तरह और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये दोनों क्लोरीन्स क्या होंगे? आपस में अटैच होंगे और किसकी शक्ल में खारिज हो जाएंगे? Cl2 की शक्ल। ये एक्चुअली इस तरह से प्रोसेस होता है कि 1 बाय 1 क्लोराइड आएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और फिर दो क्लोरीन आपस में मिलके, क्लोरीन के एटम आपस में मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल की शक्ल में क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। स्टूडेंट बहरहाल अगर मैं इसको ऐसे अगर मैं डायरेक्ट किताब वाली बात करने की कोशिश करूं तो यहां पे क्या होगा कि ये जो दो क्लोराइड है, ये एक क्लोराइड आया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां पे ये Cl2 बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इधर क्या लगा दिया? 1/2। ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब स्टूडेंट क्या होगा कि यही इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करता हुआ कहां पे जाएगा? कैथोड। कैथोड पे क्या चीज है भला? कैथोड पे चीज मौजूद है क्या? सोडियम आयन। सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सोडियम एटम। और स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल इन तीनों को अगर आप आपस में ऐड कर दें तो ऐड करने से क्या होगा? स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये सोडियम इस सोडियम से कैंसिल, क्लोराइड इस क्लोराइड से, तो बनेगा क्या? नेट रिएक्शन क्या बनेगा? NaCl साथ में 1/2 Cl2 और साथ में क्या चीज बन जाएगी? ये सोडियम मेट। स्टूडेंट ये सारा प्रोसेस अब अगर आपको मैं कंप्लीट अरेंजमेंट के साथ दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं एनोड कैथोड हर जगह अपनी जगह पर फिक्स हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होगा? क्लोराइड आयन मूव करेगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ, जहां पे जाके वो अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब जब वो अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दो Cl के एटम आपस में मिलकर Cl2 की शक्ल में डोम में से क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन ने एनोड पे लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएगा। जब वो कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड के करीब होगा सोडियम आयन। सोडियम आयन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करने के बाद वो सोडियम एटम में कन्वर्ट होगा, जिसे हम एक स्पेशल कंपार्टमेंट में जो लगा है उसके जरिए से सेपरेट करके क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो था हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोलिसिस का कंप्लीट फिनोमेनन। स्टूडेंट यहां पे आपके पास एक बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि सर आपने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, क्या कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी? अगर मैं गौर करूं कैल्शियम क्लोराइड को तो सर कैल्शियम क्लोराइड भी तो आयोनाइज हो सकता है। किस में? यानी CaCl2 है, वो भी तो मोल्टन स्टेट में है, वो भी जब आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? Ca2+ आयन और साथ में क्या बनेगा? क्लोराइड। सर ये जो क्लोराइड आयन बना है, ये जो कैल्शियम आयन बना है, क्या सर क्या ये भी
क्या ये भी क्लोराइड जो कैल्शियम आयन बना है Ca2+, क्या ये भी कैथोड की तरफ जाके अपनी रिडक्शन नहीं करवाएगा? और अगर इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो फिर जब सोडियम की रिडक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब अब सोडियम मेटल भी हासिल नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कैल्शियम आयन अपनी रिडक्शन नहीं करवाता। सर क्यों नहीं करवाता? आपको मैं बताता हूं कि आपने फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। अगर स्टूडेंट आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को गौर से देखें ना तो आपको देख के अंदाजा हुआ होगा कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैल्शियम हायर इन पोजीशन है और सोडियम लोअर इन पोजीशन है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, जैसे जैसे आप सीरीज में बॉटम में जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है? इंक्रीज करता है। स्टूडेंट रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब है कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एलिमेंट अपनी क्या करवाना पसंद करेगा? रिडक्शन। तो स्टूडेंट अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गौर से देखें ना तो जो कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -2.87 वोल्ट, और इसके बरक्स अगर आप सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो दैट इज -2.714 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सर सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किसकी निस्बत? कैल्शियम। तो अगर दोनों ही कैथोड पर मौजूद हैं तो इन दोनों में से प्रेफरेबली रिडक्शन होगी किसकी? सोडियम आयन की, और कैल्शियम की रिडक्शन नहीं होगी। एक बात आप भी ये हो सकता है कि आप में से किसी के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हमने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की सलाहियत है ना ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो सर आपने जो मिक्सचर यूज किया है ना उसमें 40% सोडियम क्लोराइड है, 60% कैल्शियम क्लोराइड है। तो सर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या कंसंट्रेशन उसके रिड्यूस होने को डिस्टर्ब नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू द रिडक्शन ऑफ सोडियम? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बात मान लूं कि चूंकि कैल्शियम की रिडक्शन ज्यादा है तो ये सोडियम की निस्बत ज्यादा रिड्यूस होने के इसके चांसेस हैं, तो स्टूडेंट अगर ये रिड्यूस हो भी जाता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये तो सोडियम भी रिड्यूस होगा, कैल्शियम भी, तो ये तो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। वजह ये है कि जब अगर कैल्शियम रिड्यूस भी हो जाए ना तो स्टूडेंट रिड्यूस होकर कैल्शियम एटम बनता है, और वो जो कैल्शियम है ना उसकी डेंसिटी भला कितनी है? 1.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और स्टूडेंट सोडियम की डेंसिटी कितनी है? 0.95 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कैल्शियम रिड्यूस हो भी जाए तो वो नीचे की तरफ रहेगा, बॉटम साइड पर रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। और चूंकि सोडियम की डेंसिटी कैल्शियम की निस्बत कम है तो ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड राइज करेगा, और जैसे ही अपवर्ड राइज करेगा हम इसको कंपार्टमेंट में, एक सेपरेट कंपार्टमेंट से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। और वो सेपरेशन जो होती है वो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई, और अगर मैं व्हाइट बोर्ड के डायग्राम की बात करूं तो सेपरेशन कुछ होगी इस तरह से। जी स्टूडेंट, तो यहां से ये सोडियम क्या कर जाएगा? राइज कर। जी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके साथ जरा डिटेल से इसको डिस्कस कर दिया, किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डाउन सेल से सोडियम को प्रिपेयर करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, पॉइंट आउट 3 एडवांटेजेस। 3 एडवांटेजेस पॉइंट आउट करें किसके? ऑफ डाउन सेल प्रोसेस। यानी डाउन सेल से सोडियम को तैयार करने के क्या एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट? इनमें जो सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज द मेटेलिक फोग। मेटेलिक फोग क्या चीज है स्टूडेंट? मेटेलिक फोग से यहां पे मुराद है सोडियम। मेटल तो सोडियम ही है ना। मेटेलिक फोग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपने अभी पढ़ा कि जब आप कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं ना तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि सोडियम इजीली मेल्ट नहीं हो पाती। जब स्टूडेंट मेल्ट नहीं होगी तो इसका मतलब है उसकी फोग भी प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरी बात स्टूडेंट, लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सी, और वो हमने किसकी बदौलत कलेक्ट किया? उसको बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि उसने उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर दिया था? डिक्रीज। स्टूडेंट तीसरी बात, मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो मटेरियल पे अटैक नहीं करती। भाई कैसे अटैक करेंगी?
अटैक इस वजह से नहीं करेंगी क्योंकि जैसे ही सोडियम प्रोड्यूस होगा अपने रिडक्शन करवा के सोडियम आयन से, तो साथ ही हम सोडियम को एक स्पेशल कंपार्टमेंट के जरिए से क्या कर लेंगे, सेपरेट। इसी तरह जैसे ही क्लोरीन बनेगी उसको डोम के जरिए से क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल ऑफ द सेल पे भी अटैक नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इसके कुछ एडवांटेजेस बताऊं, तो फोर्थ एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एन इकोनॉमिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम। स्टूडेंट्स, कैसे इकोनॉमिकल प्रोसेस है? स्टूडेंट, अगर आप गौर करें दोबारा से इस प्रोसेस को, तो मैंने सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट था 801 डिग्री सी। मैंने उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया बाय एडिंग द कैल्शियम क्लोराइड, और स्टूडेंट 801 डिग्री सी से मेल्टिंग पॉइंट जस्ट कितना रह गया, 600 डिग्री सी। तो स्टूडेंट, जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो जाहिर बात है हमें उस मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो गई, कम। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई तो इसका मतलब है ये प्रोसेस भी क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो। दूसरी बात जो स्टूडेंट एक और जो इसका एडवांटेज हम लिख सकते हैं वो ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज द चीपर सोर्स। ये बहुत ही सस्ता सोर्स है। अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो सोडियम क्लोराइड के बहुत ज्यादा क्या है डिपॉजिट्स हैं। तो ये चीपर रॉ मटेरियल यूज करके हम सोडियम को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, तीसरी बात ये है कि एट 600 डिग्री सी, चूंकि आपने टेम्परेचर कम कर दिया, तो इस टेम्परेचर पे जाकर के जो सोडियम है और क्लोरीन है ये सेल मटेरियल को क्रूड नहीं कर पाते, उनको कोई भी हार्म प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, ये तो थे उसके कुछ एडवांटेजेस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप पे अपना रहम करम फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।